जरूरी नहीं है कि जो चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं वही आपको एग्जाम में लिखनी है। हेलो फार्मासिस्ट, अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्मेकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 की, जिसमें आप पढ़ेंगे ऑटोकॉल्स। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके नोट्स आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। साथ साथ वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। अगर किसी स्टूडेंट के पास नोट्स नहीं है तो वो नोट्स कार्ड की वेबसाइट पे जा सकता है, वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकता है और वीडियो के साथ मैच कर सकता है। आज हम बात करेंगे ऑटोकोल्स में, जिसमें हमें पढ़ना है फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामाइन, 5-HT और प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, नेक्स्ट हमें बात करनी है एंटीहिस्टामाइन का क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल यूजेस, एडवर्स इफेक्ट और 5-HT एंटागोनिस्ट की हमें बात करनी है। वैसे तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल हम एक बार सिलेबस की ओर ध्यान दे लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक अपने क्लियर करने हैं। तो फर्स्ट आपको पढ़ना है फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामाइन, 5-HT एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। सेकेंड आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल यूजेस, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीहिस्टामाइन एंड 5-HT एंटागोनिस्ट। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा ऑटोकॉल्स। अब ऑटोकॉल्स होते क्या हैं और इनको नॉर्मली कहाँ से लिया गया है? तो जो ऑटोकॉल्स होते हैं उनको ग्रीक वर्ड से लिया गया था, जिसका मतलब होता है सेल्फ हीलिंग। अब सेल्फ हीलिंग का मतलब क्या होता है? आपको अच्छे से पता है कि सेल्फ हीलिंग का मतलब है जो खुद से क्या कर ले, अपने आप को ठीक कर ले। यानी कि ऐसी कोई अगर इंजरी होती है किसी पर्टिकुलर पार्ट पे, तो वो खुद से क्या हो जाए, ठीक हो जाए, उसमें कोई मेडिसिन की, कोई एक्स्ट्रा सिंथेटिक प्रोडक्ट की जरूरत हमें ना पड़े। ठीक है, तो डेफिनेशन बन जाती है सीधा सीधा कि एक टाइप के ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में अगर कोई इंजरी होती है, चोट लगती है, तो उसको खुद से क्या कर ले, हील कर ले, यानी कि ठीक कर ले। अब बात आती है कि ऑटोकॉल्स जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं बॉडी में। ठीक है, कई कुछ ऐसे होते हैं जो सेल के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं बॉडी में। ठीक, तो ये मतलब क्या है कि सेल के द्वारा, यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ये जाके क्या करे, अपना काम करे और सेल को क्या करे, रिपेयर करना स्टार्ट कर दे। किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू में अगर कोई इंजरी हुई है तो उसको रिपेयर करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, स्टार्ट करते डेफिनेशन से। तो ऑटोकॉल्स एक टाइप के सबस्टेंस होते हैं जो क्या करते हैं, लोकल इफेक्ट डालते हैं। लोकल इफेक्ट का मतलब है कि सिर्फ उसी पर्टिकुलर पार्ट पे इफेक्ट डालेंगे जहां पे इंजरी हुई है, ना कि पूरी बॉडी पे। ठीक है, लोकल इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये कहाँ से रिलीज होते हैं, सेल के एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में रिलीज होते हैं और इंजरी को क्या कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। कौन कौन से इफेक्ट ये शो करते हैं, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेस इनमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इनको क्या बोला जाता है, लोकल हार्मोन्स बोला जाता है। अब ये 1 नंबर का क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा इंट्रेंस में पूछा जाता है कि लोकल हार्मोन्स कौन से होते हैं, लोकल हार्मोन्स इनको क्यों बोला जाता है। तो क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आप इसको कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। लोकल हार्मोन्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं, लोकल इफेक्ट शो करते हैं, जो मैंने अभी आपको ऊपर वाले पॉइंट में बताया। तो लोकल इफेक्ट यानी कि उसी पर्टिकुलर पार्ट पे ये इफेक्ट शो करेगा जहां पे इंजरी हुई है, बाकी इसको पूरी बॉडी से कोई मतलब नहीं है। अब बात आती है कि कितने टाइप के जो पर्टिकुलर ऑटोकॉल्स होते हैं, तो वो 3 टाइप के मेन ऑटोकॉल्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, सेकंड होता है आपका ल्यूकोट्राइन्स और थर्ड होता है आपका हिस्टामाइन। हिस्टामाइन तो वैसे भी हमें अपने सिलेबस में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन की। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होते हैं, लिपिड्स ऑटोकॉइड्स होते हैं। ठीक है, लिपिड्स ऑटोकॉइड्स होते हैं, ये हार्मोन्स लाइक कंपाउंड होते हैं जो क्या इन्फ्लामेशन में, पेन में और ब्लड फ्लो के रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। से नेक्स्ट हमारा आता है ल्यूकोट्राइन्स। ठीक है, ल्यूकोट्राइन्स भी क्या होते हैं, ये भी हमारा लिपिड्स ऑटोकॉइड्स होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, पोटेंट प्रो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटरी होता है, जो क्या करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि अस्थमा हो गया, उनको क्या करते हैं, ठीक करते हैं। जितनी भी हमारी एलर्जिक रिएक्शंस होंगी या फिर अस्थमा, उनको क्या करेगा, ठीक करेगा। नेक्स्ट हमारा होता है हिस्टामाइन। ठीक है, हिस्टामाइन क्या होता है, ये हमारा हिस्टामाइन नेम से डिफाइन हो रहा है। ठीक है, हिस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ टिश्यू। तो यहाँ पे क्या है, हिस्टा का मतलब होता है टिश्यू और एमीन का मतलब होता है एमाइन, यानी कि ये कौन से होंगे, एमाइन
ऑटोकॉइड्स होंगे, ठीक है, जो क्या करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को इन्वॉल्वमेंट होता है इनका, न्यूरोट्रांसमीटर के साथ ये हेल्प करते हैं और रेगुलेट करते हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को, और जितनी भी एलर्जिक रिएक्शन होती है उनको ये ठीक करने में हेल्प करते हैं, यानी कि ये न्यूरॉन्स के ऊपर हमारा काम करते हैं। ऑटोकॉइड्स में जो फर्स्ट आता है वो है हमारा हिस्टेमाइन। अब सबसे पहले बेसिक बात करेंगे कि हिस्टेमाइन होता क्या है। देखिए बेसिक मैं आपको क्यों बताती हूँ, बेसिक इसलिए बताती हूँ कि जरूरी नहीं है कि जो चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं वही आपको एग्जाम में लिखनी है। अगर आपको पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट कुछ चीजें आप अपने दिमाग में रख लेते तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको रट्टाफिकेशन करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे हिस्टेमाइन की। अब हिस्टेमाइन क्या होता है, हिस्टा का मतलब होता है टिश्यू। आपने हिस्टोलॉजी पढ़ा होगा ना, तो एचएपी में एक टर्म होती थी हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी क्या होती थी, स्टडी ऑफ टिश्यू। उस कंडीशन को हम क्या बोलते थे, हिस्टोलॉजी। तो हिस्टा का मतलब होता है टिश्यू और एमाइन का मतलब होता है एमाइन, यानी कि टिश्यू एमाइन, ठीक है। तो यानी कि हिस्टामिन्स का क्या मतलब हो गया, आपका टिश्यू एमाइन हो गया। दूसरी बात ये क्या होते हैं, 20 हिस्टामाइन होते हैं बॉडी में, जो अलग अलग जगह पे होते हैं। एनिमल्स में भी होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं, ह्यूमन बॉडी में भी होते हैं। अब बात आती है कि ये सिंथेसाइज्ड कहाँ से होते हैं। तो सिंथेसाइज्ड होते हैं ये एमाइनो एसिड से सिंथेसाइज्ड होते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में आता ही आता है कि हिस्टामाइन का जो सिंथेसाइज्ड होता है वो कहाँ से होते हैं। तो एमाइनो एसिड से ये सिंथेसाइज्ड होते हैं, कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। हर बार क्या होता है कि पर्टिकुलर ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं आपका। अब हम बात करते हैं कि ये काम क्या करते हैं, ठीक है। तो ये काम क्या करते हैं, ये एलर्जिक रिएक्शंस को, एलर्जिक सिम्टम्स को कॉज करते हैं। यानी कि ये एक टाइप का केमिकल्स है जो बॉडी सेल्स में पाया जाता है, जो क्या करता है, एलर्जिक सिम्टम्स को कॉज करता है। जैसे कि नोज, रनी नोज और छींक आना, बार बार छींक आना। अब होता क्या है कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनको किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस से एलर्जिक होती है। अब एलर्जिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे किसी को फूड से एलर्जी हो सकती है, किसी को डस्ट पार्टिकल से एलर्जी होती है और कंटिन्यू छींक आती रहती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एलर्जी। और वो किसकी वजह से होता है, हिस्टामाइन की वजह से होता है। हिस्टामाइन का रिलीज होगा, पर्टिकुलर आपको छींक आना स्टार्ट होती रहेंगी और उसके बाद आप एंटी हिस्टामाइन ड्रग लेते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब एलर्जी क्यों होती है ये हमें देखना है। तो एलर्जी तब होती है, एलर्जी का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपको डस्ट से एलर्जी है तो फिर जैसे ही आपकी नोज में डस्ट जाएगी वैसे ही आपको क्या है, फटाफट से छींक आना स्टार्ट हो जाएगी और आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। उस कंडीशन को एलर्जी बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सबको, अगर एक पर्सन को डस्ट से है तो सबको डस्ट से होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी को फूड से हो सकती है, किसी को डस्ट से हो सकती है, या फिर किसी को किसी और सब्सटेंस से हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि सबको एक ही एलर्जी कोज होगी, ठीक है। अब एलर्जी में होता क्या है, क्यों होती है एलर्जी, ये हमें देखना है। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, वो क्या कर लेता है, वो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस है, यानी कि जिससे हमें एलर्जी है, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को बिलीव कर लेता है कि ये हमारी बॉडी के लिए हार्मलेस है, यानी कि कोई भी हमारा टॉक्सिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज करो किसी पर्सन को डस्ट से एलर्जी है, तो यानी कि उस डस्ट से एलर्जी क्यों ही, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम ने समझ लिया है कि डस्ट जो है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मलेस है, कोई टॉक्सिक इफेक्ट शो नहीं करेगी, जबकि एक्चुअल में क्या होता है, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो ये पर्टिकुलर कंडीशन होती है एलर्जी की, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। तो यानी कि हिस्टामाइन एक टाइप का केमिकल है जो हमें एलर्जी के सिम्टम्स कोज कराता है, लाइक छींक आना, खांसी आना, ठीक है, नाक का बहना। ये सारी की सारी किस में आती है, एलर्जी कंडीशन में आती है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामाइन। तो फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामाइन में क्या है कि जो हिस्टामाइन होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की तरह अपना रोल प्ले करते हैं, जो हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कराते हैं। जैसे कि फर्स्ट है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। अब गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन का क्या मतलब है कि जो हिस्टामाइन होते हैं वो स्टमक को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। कौन सी सेल पे एक्ट करेंगे, पार्शियल सेल पे एक्ट करेंगे, स्टमक को स्टिमुलेट करेंगे और गैस्ट्रिक एसिड को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, जो हमारे फूड के डाइजेशन के लिए नेसेसरी होता है। सेकेंड आता है ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन का क्या मतलब होता है, जो हिस्टामाइन होते हैं वो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पे एक्ट करते हैं और उसको क्या कर देंगे, कॉन्ट्रिक्ट कर देंगे, जिसको क्या बोला जाता है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन बोला जाता है। और ये किसका मैकेनिज्म होता है, अस्थमा में हमें चाहिए होता है, हमें अस्थमा में क्या कराना है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन।
ठीक है। और जितनी भी हमारे रेस्पिरेटरी कंडीशन होती है उस कंडीशन में ये यूज होता है, यानी कि ये इन सारे के सारे अस्थमा को या फिर रेस्पिरेटरी कंडीशन को जिसमें हमारा जो ब्रोंकाई का साइज है वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रिक्ट हो रहा है, तो कौन होगा उसका रिस्पॉन्सिबल, हिस्टामाइन उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। थर्ड रूल आता है एलर्जिक रिएक्शन। जो हिस्टामाइन होते हैं वो मस्ट सेल से रिलीज होते हैं और एलर्जिक सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनको की मेडिएटर बोला गया है एलर्जी के सिम्टम्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है, जैसे कि ईचिंग, रेडनेस और स्वेलिंग, यानी कि ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है वेसोडाइलेशन। जो हिस्टामाइन होते हैं वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज हो सकता है और टिश्यू परफ्यूजन प्रमोट हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है एंटी हिस्टामाइन। अब देखिए एंटी हिस्टामाइन कॉमन सी बात है, नेम से डिफाइन हो रहा है, जो हिस्टामाइन की एक्टिविटी को इनिबिट करे, ब्लॉक करे, दैट इज कॉल्ड एंटी हिस्टामाइन। यानी कि वो ड्रग्स जो हिस्टामाइन के इफेक्ट को ब्लॉक करती हैं उनको हम एंटी हिस्टामाइन बोलते हैं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिस्टामाइन की जो एक्टिविटी थी वो होती क्या थी। तो फिर से एक बार मैं बता देती हूँ कि हिस्टामाइन क्या कोज करते थे, एलर्जिक रिएक्शंस कोज करते थे। तो एंटी हिस्टामाइन उनकी एलर्जिक रिएक्शंस कोज नहीं होने देंगे, उनकी एक्टिविटी को ब्लॉक करेंगे, ठीक है। तो एंटी हिस्टामाइन वो ड्रग्स होती हैं जो इफेक्ट ऑफ हिस्टामाइन को ब्लॉक करती हैं, ठीक है। दूसरी बात ये क्या है, एक टाइप के केमिकल को रिलीज करती है बॉडी में ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है इनका जो यूज होता है वो किस टाइप के ट्रीटमेंट में यूज होता है, जैसे कि ईचिंग, ठीक है, रनी नोज, वाटर आईज, आई से कंटिन्यू पानी चल रहा है, नोज से कंटिन्यू पानी चल रहा है, या फिर आपको कंटिन्यू छींक आ रही है, तो जितनी भी हमें एलर्जिक कंडीशन होगी या फिर आपको फीवर हो रहा है या फिर कॉमन कोल्ड हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन देते हैं। अब कुछ एग्जांपल हैं जो आपने नॉर्मली कॉमन सुने भी होंगे। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी सिट्राजिन। सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाली मेडिसिन है सिट्राजिन, जिसमें हम जब हमें छींक आती है हम उसमें भी लेते हैं, ठीक है, या फिर हमारी आई से या नोज से पानी चल रहा है उस कंडीशन में भी हम इसे लेते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आती है डाइफिनाइल डायरामाइन और नेक्स्ट आती है आपकी लोराटेडाइन। यानी कि ये कुछ मेडिसिन है जो हम जनरली यूज करते हैं। जो एंटी हिस्टामाइन होते हैं वो ओवर द काउंटर भी होते हैं। ओवर द काउंटर मतलब आप किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके भी इसको लेके आ सकते हैं और आप प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू भी इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इसमें जो फर्स्ट डेरिवेटिव्स आते हैं वो है एमाइन डेराइव्ड। एमाइन डेराइव्ड यानी कि जो हमारा किससे होगा, एमिनो एसिड से सिंथेसाइज्ड हो। तो कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एक हिस्टामाइन क्योंकि मैंने बताया था कि हमारी जो बॉडी में 20 हिस्टामाइंस होते हैं, तो उनमें से कुछ दो एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको शो किया है। फर्स्ट है हिस्टेडीन और सेकंड है आपका सेरोटोनिन। नेक्स्ट आता है आपका पेप्टाइड डिराइव्ड। पेप्टाइड डिराइव्ड में हमारे पास कौन कौन से हैं, एंजियोटेंसिन और ब्रेडिकाइनिन। नेक्स्ट आते हैं लिपिड डिराइव्ड, जो हमारा कहाँ से होंगे, लिपिड से डिराइव्ड होंगे, जिसमें हमारा आता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, इंटरल्यूकिन्स और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। नेक्स्ट हमारा आता है क्लिनिकल यूजेस ऑफ एंटी हिस्टामाइन। तो सबसे पहले तो यही होगा कि जो एंटी हिस्टामाइन का यूज होता है वो एलर्जिक कंडीशन को ठीक करने में होता है, ठीक है। जैसे हमारा हो गया हे फेवर, ये एक टाइप की कंडीशन होती है। इसमें होता क्या है कि जब अगर सपोज करो आप किसी फ्लावर का पॉलन यानी कि पाउडर को अगर सांस के थ्रू वो हमारे नोज के थ्रू अगर वो हमारे अंदर चला जाता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, आंख, नाक और गले पे असर होता है। तो उससे रिलीफ पाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। सेकंड हमारा आता है हाईवेस। हाईवेस क्या है, एक टाइप का कंडीशन है जिसमें हमारे स्किन पे रेशेज हो जाते हैं, रेडनेस हो जाते हैं स्किन पे, ठीक है, और स्वेलिंग आ जाती है। तो उस कंडीशन में हम एंटी हिस्टामाइन यूज करते हैं एज ए ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा एलर्जिक कंजस्टिविटीज। तो एलर्जिक कंजस्टिविटी में क्या है, जब हमारा आईज में, ठीक है, आईज में क्या हो जाएगा, एलर्जी कोज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको ईचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, या फिर आपको कंटिन्यू टीयर्स आ सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस क्या है, एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, बहुत सारी एलर्जिक रिएक्शन एक साथ आ जाती हैं। उस कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। नोजिया वॉमिटिंग में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, जब नोजिया वॉमिटिंग की वजह से मोशन सिकनेस आ जाती है, तो उस कंडीशन में भी हम एंटी हिस्टामाइन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है इंसोम्निया। तो इंसोम्निया में भी हम इसको, इंसोम्निया कंडीशन में भी हम एंटी हिस्टामाइन यूज करते हैं, जिसमें ये जो इफेक्ट शो करते हैं ये एज ए सेडेटिव इफेक्ट शो करते हैं और स्लीपिंग मोमेंट हमें फील कराते हैं।
अगर एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो एडवर्स इफेक्ट में क्या है, ड्राई माउथ हो सकता है, विजन में ब्लर आ सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, कंफ्यूजन और डिजीनेस हो सकता है और हेडेक भी इसमें कॉज हो सकता है। तो ये जस्ट इसके क्या है, एडवर्स इफेक्ट है। नेक्स्ट आता है 5-HT यानी कि 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन एंटागोनिस्ट। तो पहले बेसिक चीजें बात कर लेते हैं पॉइंट वाइज, ठीक है। तो इसको क्या है कि इसको सेरोटोनिन भी बोला जाता है, जो क्या है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर सब्सटेंस होते हैं। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब यानी कि जो ब्लड वेसल्स को क्या करें, कॉन्ट्रिक्ट करते हैं। और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये सीरम में पाया जाता है, यानी कि सीरम में आपको दिखेगा, ठीक है। जब ब्लड क्लोट हो जाते हैं तो सीरम बचता है ना, उसमें ये आपको प्रेजेंट दिखेगा, ठीक है। तो इसको कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट तो यही हो जाता है कि जो हमारा 5-HT एंटागोनिस्ट है, ऑल्सो नोन एज सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक। और ये क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन एक्शन को ब्लॉक करता है, ठीक। उसके बाद ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऑटोकॉइड से बिलोंग करते हैं, डेफिनेटली सी बात है, जो मेनली हमारा कहाँ पे GIT, प्लेटलेट और CNS में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद कुछ मेडिकल कंडीशन है जिसमें हम 5-HT एंटागोनिस्ट को यूज करते हैं, जैसे कि माइग्रेन हो गया, माइग्रेन को ठीक करने के लिए हम 5-HT एंटागोनिस्ट यूज करते हैं। डिप्रेशन कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एंटी एंजाइटी डिसऑर्डर में हम इसको यूज कर सकते हैं, नोजिया और वॉमिटिंग में यूज कर सकते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि IBS में हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल पेन और डायरिया हो जाता है, उस कंडीशन में जो IBS होता है उस कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक टर्म्स है, मेडिकल कंडीशन है, ये आपको कोई समझाने की बात नहीं है क्योंकि आपने ये सारी की सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। नेक्स्ट है सेरोटोनिन का जो यूज होता है कार्डियोवास्कुलर रेगुलेशन में भी होता है, जिसमें हम ब्लड फ्लो में भी रेगुलेट कराने के लिए इसका यूज करते हैं और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कराने के लिए भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट इसमें आता है सेक्सुअल बिहेवियर, यानी कि जो सेरोटोनिन का इन्वॉल्वमेंट है वो सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। यदि जो सेरोटोनिन का लेवल है यदि वो हाई होगा तो क्या होगा, सेक्सुअल डिजायर जितनी भी होंगी वो डिक्रीज होती चली जाएंगी। अगर इसका जो लेवल है वो लो होता जाएगा तो जितनी भी हमारी सेक्सुअल डिजायर है वो इंक्रीज होती जाएंगी, यानी कि इसका जो इफेक्ट है वो सेक्सुअल एक्टिविटी पे भी होता है। नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्स इफेक्ट। तो कॉमन से एडवर्स इफेक्ट है जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, हेडेक, सेक्सुअल डायसफंक्शन, ड्राई माउथ और कॉन्स्टिपेशन। तो ये बेसिक एडवर्स इफेक्ट है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोस्टाग्लैंडिन। अब प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग लिपिड्स का एक ग्रुप होता है जो क्या करता है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। इसके बाद ये कहाँ से रिलीज होते हैं, तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन से रिलीज होते हैं और सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट फिर ये क्या होता है, ये कहाँ से डिराइव्ड होते हैं, ये इसेंशियल फैटी एसिड से डिराइव्ड होते हैं और जो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे टिश्यू से बॉडी में ये प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि लाइनिंग द स्टमक, ब्लड वेसल्स और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है मेन फंक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। तो फर्स्ट ये क्या करता है, ब्लड फ्लो और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। उसके बाद कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करता है स्मूथ मसल्स की, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की स्मूथ मसल्स इंक्लूड होती है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्मूथ मसल्स को ये कंट्रोल और कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट रेगुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, यानी कि म्यूकस के प्रोडक्शन को रेगुलेट करेगा और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में बाइकार्बोनेट को ये रेगुलेट करता है। नेक्स्ट आता है पेन और इन्फ्लामेशन को रेगुलेट करता है। उसके बाद बॉडी रिस्पॉन्स और इंजरी इन्फेक्शन को ये रेगुलेट करता है। तो पर्टिकुलर ये मेन फंक्शन है प्रोस्टाग्लैंडिन के। अब हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। तो दो टाइप से हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, एक होते हैं नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन और एक होते हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जरूरी नहीं है कि आप सारे ही करें, लेकिन हाँ एटलीस्ट 3 to 4 जो एग्जांपल्स है वो आपको इसमें याद रखने हैं, ठीक है। नेचुरली का मतलब होते हैं जो हमारी बॉडी में नेचुरली सिंथेसाइज होते हैं और एनालॉग का मतलब होते हैं जब हम बाहर से कोई सिंथेसाइज प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस कराते हैं। नेक्स्ट इसमें आते हैं फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, यानी कि फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, तो ये क्या होते हैं, हार्मोन लाइक सब्सटेंस है, ठीक है, जो बॉडी में क्या करता है, लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है वेरियस टिश्यू पे और कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को ये रेगुलेट करते हैं, जैसे पेन एंड इन्फ्लामेशन। यानी कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं वो क्या करते हैं, रेगुलेशन करते हैं पेन का और इन्फ्लामेशन का, ठीक। उसके बाद फिर ये इंजरी और इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को ये क्या करते हैं, ठीक करने का काम करते हैं, उन पर रिस्पॉन्स करते हैं एट ए टाइम। नेक्स्ट इसमें आते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो, यानी कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं वो ब्लड फ्लो को भी रेगुलेट करते हैं, ब्लड वेसल्स को ये मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, किडनी और हार्ट की। उसके बाद ब्लड प्रेशर को भी ये मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। साथ साथ ये क्या करते हैं, ब्लड क्लॉट को बनने से रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं।
नेक्स्ट इसमें आता है प्रोटेक्शन ऑफ द स्टमक। अब प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक का क्या मतलब है, यानी कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं ये प्रोटेक्शन करते हैं स्टमक की लाइनिंग का, आउटर लेयर का, जिसकी वजह से वो डैमेज ना हो, ठीक है। और उसकी वजह से क्या है, एसिड, स्टमक का जो एसिड है वो एक लेयर से दूसरी लेयर में ना जा सके, जिससे कि इरिटेशन कोज ना हो सके। तो ये पर्टिकुलर प्रोटेक्शन करता है स्टमक का। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ लेबर। अब रेगुलेशन ऑफ लेबर का क्या मतलब है, यानी कि जब किसी फीमेल को लेबर पेन या डिलीवरी या प्रेगनेंसी के टाइम, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये रेगुलेशन कराता है लेबर पेन का, डिलीवरी का फीमेल्स में, ठीक। तो ये करता क्या है, ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है और लेबर पेन को इंड्यूस कराता है। नेक्स्ट आता है फर्टिलिटी। अब फर्टिलिटी क्या है, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं वो फर्टिलिटी को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे एग, नेसेसरी एग होते हैं उनको रिलीज करते हैं ओवरीज में, ठीक है, और यूट्रस में प्रिपरेशन कराते हैं प्रेगनेंसी की, यानी कि ये प्रेगनेंसी को प्रोड्यूस कराने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना है फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 12, जो कि हमारा है कीमोथेरेपेटिक एजेंट। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इजी भी है, अगर आपको एक बार प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ आ जाता है। लेंथी होने की वजह से हमने इसको पार्ट 3 में कन्वर्ट कर दिया है, पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में हम जो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे वो है हमारा पेनिसिलिन, सिफेलोस्पिरिन, aminoglycoside, fluoroquinolones. Thank you for watching this video. If you have any question and queries, then ask me in comments box. Thank you so much.